मेरठ में भाजपा प्रवक्ता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। एमएसपी गारंटी कानून को लेकर कल बुलाया गया भारत बंद। मांगे नहीं मानने पर बड़े आंदोलन की कही बात। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बैन। 17 फरवरी की आधी रात तक बढ़ाया गया समय। किसान आंदोलन को देखते हुए हरियाणा सरकार का फैसला। चुनावी चंदे पर सुप्रीम चाबुक। चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड पर बैन। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया। राज्यसभा सांसद के लिए महेंद्र भट्ट ने किया नामांकन। नामांकन के दौरान सीएम धामी रहे मौजूद। सीएम धामी ने पीएम का जताया आभार। ज्ञानवापी तहखाने में पूजा पाठ मामले में सुनवाई पूरी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। तहखाने में पूजा के खिलाफ दायर हुई थी याचिका। आगरा में सचिन तेंदुलकर ने पत्नी संग किया ताज का दीदार। डायना बेंच पर बैठकर खिंचवाए फोटो। सचिन को देखने के लिए जुटे फैंस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। अब रुक करते हैं खबरों का। खबर चंडीगढ़ से है, जहां 3 घंटे की देरी के बाद आखिरकार किसान और सरकार के बीच बैठक शुरू हो गई। बैठक में कृषि और कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी सहित किसान संघों की विभिन्न मांगों पर जारी बातचीत में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। बैठक में चंडीगढ़ सेक्टर 26 स्थित महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान में हो रही है। बैठक में किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं में संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के जगजीत सिंह डल्लेवाल और किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंडेर शामिल हैं। केंद्रीय मंत्रियों के साथ सीएम भगवंत मान भी बैठक में शामिल हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से पंजाब के बॉर्डर पर किसानों द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन के समर्थन में आज पंजाब भर के टोल प्लाजा को 4 घंटे के लिए आम लोगों के लिए फ्री कर दिया गया है। पटियाला के पास स्थित धरेड़ी जट्ठा टोल प्लाजा पर धरना किया गया। भारी संख्या में किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारतीय किसान यूनियन की ओर से रेल रोको आंदोलन शुरू किया गया, जिसमें रेल की पटरी पर बैठकर किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं यूनियन के सदस्यों ने कहा कि अगर केंद्र सरकार के द्वारा हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो आने वाले समय में संघर्ष तेज किया जाएगा। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕੱਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਈ ਆਪਣੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਟੋਟਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਕੇਐਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਸ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਰੋਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। खबर अंबाला से है। किसान आंदोलन का प्रभाव आम जनजीवन पर को भी प्रभावित कर रहा है। 3 दिन नेट बंद रहेगा, जिस कारण ऑनलाइन पेमेंट नहीं होगी, जिससे व्यापारियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। डिजिटल पेमेंट का रुझान काफ़ी बढ़ गया है और अब लोग अपने साथ कैश पेमेंट लेकर नहीं चलते। अब हर व्यक्ति ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता है और खुले पैसे रखने की कोई दिक्कत नहीं होती। पेमेंट आसानी से हो जाती है। इसका सीधा असर व्यापारियों पर पड़ रहा है। उनकी सेल आधी से भी कम हो गई है। व्यापारियों का कहना है कि सरकार को गुमराह करने वालों पर नकेल कसनी चाहिए, ना कि नेट बंद करना चाहिए। इन 3 दिनों में करोड़ों रुपए की सेल का असर पड़ेगा। खबर फतेहाबाद से है। किसान आंदोलन के दौरान 16 फरवरी को लोगों की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर अब किसान मजदूर संगठन 16 फरवरी को ग्रामीण क्षेत्रों में रोड जाम कर देंगे। मुख्य रास्तों को सरकार द्वारा बंद किए जाने के बाद छोटे ग्रामीण मार्गों से पंजाब आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशान होना पड़ेगा। इस बंद की तैयारी को लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आज मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में मोर्चे
के कार्यकर्ताओं के गांव-गांव जाकर और फोन के माध्यम से सूचना भिजवाने के निर्देश दिए गए। पर कल को पूरे भारत में ग्रामीण बंद का आह्वान किया गया है। इस कड़ी में हमने फैसला लिया है कि पक्का मोर्चा पर 10 से 3 बजे तक यहाँ हम बंद करेंगे। कनड़ी में बंद करेंगे, समैन में बंद करेंगे, बलियाड़ा में बंद करेंगे, डांगरा में बंद करेंगे, जमालपुर रोड पर जमालपुर गांव में बंद करेंगे। और जो मुनक रोड है वैसे तो सरकार ने वो पहले ही बंद कर रखा है, लेकिन फिर भी हम पुल के पास ट्रांसपोर्ट वाले, ट्रक यूनियन वाले उसको वहाँ बंद करेंगे। और लगभग सभी गांवों में आह्वान कर दिया है, संदेश दे दिया है कि पूरे ग्रामीण बंद करें। और सभी लोगों से हम ये अनुरोध भी करते हैं कि आवश्यक कार्य के बगैर बाहर ना जाएं। भारत सरकार के केंद्रीय सड़क एवं परिवहन विभाग के कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी संघ दिल्ली मुंबई वडोदरा लिंक एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। उन्होंने फरीदाबाद के पल्ला पुल से दिल्ली कालिंदी कुंज तक बारीकियों से निरीक्षण किया। निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। केंद्रीय परिवहन एवं सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि पीकेजी सेकंड की परियोजना जैतपुर पुस्ता रोड के साथ ही जंक्शन के पास शुरू होती है और समाप्त होते ही HSVP के सेक्टर 62 से 65 डिवाइडिंग रोड के जंक्शन पर कार निर्माणाधीन है और 81% काम पूरा हो चुका है, जो मई 2024 तक पूरा हो जाएगा। इसी तरह उन्होंने पैकेज 3 के अंतर्गत भी काम की प्रगति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इससे फरीदाबाद जिले में 14 गांव और यूपी के 6 गांव के लोगों को सुविधा मिलेगी। वो जैतपुर पुस्ता से फरीदाबाद सेक्टर 60-65 तक है। 24 किलोमीटर का 81% काम हो गया है। मई 2024 तक इसको निर्माण पूरा हो जाएगा। पैकेज 3 फरीदाबाद से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक 26 किलोमीटर का मार्ग बन गया है। और नेशनल हाईवे के माध्यम से देश का कायाकल्प जो पिछले 10 सालों में आदरणीय नितिन जी ने किया है, उसके प्रशंसा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। सारा देश के लोग हाईवे रोड्स के बारे में जितनी प्रशंसा करते हैं, मैंने कभी अपने जीवन में ऐसी प्रशंसा करते हुए नहीं देखे। यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर दिल्ली से है, जहां किसानों का आंदोलन लगातार बॉर्डर पर जारी है। पंजाब और हरियाणा की अपनी अपनी मांगों मनवाने के लिए किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि सरकार बातचीत करके बीच का रास्ता निकालने के लिए बार बार प्रयास भी कर रही है, लेकिन MSP को लेकर किसान अड़े हैं। तो सरकार अभी विचार करने के लिए समय मांग रही है। लेकिन इसी बीच दिल्ली पुलिस ने अपनी कमर और अधिक कसनी शुरू कर दी है। सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो दिल्ली के ITO इलाके को पुलिस ने भारत बंद से पहले ही सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त कर दिया है, जिसका जायजा लिया के न्यूज संवाददाता ने। किसान और सरकार के बीच कोई भी हल बनता नजर नहीं आ रहा है। 8 फरवरी को नोएडा के किसान और 12 फरवरी से पंजाब हरियाणा के किसान लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। तो अब उत्तर प्रदेश के किसान भी हुंकार भर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, कल 16 तारीख को जो है भारत बंद का आह्वान है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। मैं इस समय ITO के इलाके में खड़ा हूँ। ये ITO का इलाका है जो सीधा ITO को जोड़ता है। और यहाँ पर सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग का समान इंतजाम कर लिया है, ताकि अगर कल भारत बंद के दौरान किसान किसी भी प्रकार का उपद्रव करने की कोशिश करते हैं या जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं, तो पुलिस का इंतजाम पूरी तरीके से यहाँ पे देखा जा सकता है। दिक्कत नहीं हो रही है पुलिस से, मतलब ये बैरिकेडिंग से, लेकिन क्योंकि दिल्ली को परेशानी होने से भी बचाना है तो ये भी प्रयास करने होंगे। क्योंकि एक बात देखी जाए तो किसानों की बात तो एक तरह से जायज है। सर क्या मांग रहे हैं वो MSP तो मांग रहे हैं। जब आप उद्योगपतियों का जो मतलब कर्ज है लाखों करोड़ों का, वो माफ कर सकते हैं, तो एक MSP का एक अगर उनकी मांग है, उनसे लगता है किसानों को कि उनके जीवन यापन और जो उनका व्यवसाय है वो ढंग से चल सकता है, तो MSP की गारंटी दे देनी चाहिए। तो सरकार को ये तो मांग रही है। पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ अपना तैयारी कर रही है और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसानों की मांगों को मानना चाहिए। कहीं ना कहीं किसान अन्नदाता है और सरकार को एक बार फिर से पुनः विचार करना चाहिए, ताकि जो ये समस्या उत्पन्न हो रही है, जो ये आंदोलन किया जा रहा है या भारत बंद किया जा रहा है, इस पर रोक लग सके।
वीडियो जर्नलिस्ट मोहित शर्मा के साथ मैं परवेश शर्मा, के न्यूज इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक बताया और इस पॉलिसी को रद्द कर दिया है। कोर्ट का कहना था कि चुनाव बॉन्ड की योजना सूचना के अधिकार के खिलाफ है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वो 2019 से अब तक की जानकारी तलब करे। बॉन्ड जारी करने वाले एसबीआई को यह जानकारी देनी होगी कि अप्रैल 2019 से लेकर अब तक कितने लोगों ने कितने रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं। एसबीआई 3 हफ्ते में यह जानकारी देगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द करते हुए कहा कि ये संविधान के तहत सूचना के अधिकार और भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है। इस ऐतिहासिक फैसले का बड़ा असर देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक को 6 साल पुरानी स्कीम में योगदान देने वालों के नामों का चुनाव आयोग को खुलासा करने का आदेश भी दिया। So they have also directed the State Bank of India to furnish complete information about who purchased the bonds, who encashed the bonds, and all this information will have to be submitted to the Election Commission, who will have to display it on a public website so that the people come to know who purchased the bonds and who contributed by way of electoral bonds to which political parties. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 2 नवंबर को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान बेंच ने इस स्कीम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 2 अलग-अलग और सर्वसम्मत फैसले सुनाए। फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि ये योजना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है। बेंच ने कहा कि प्राइवेसी के मौलिक अधिकार में नागरिकों की पॉलिटिकल प्राइवेसी और जुड़ाव का अधिकार भी शामिल है। सरकार के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि 2019 से लेके 2024 तक आज तक जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं वो सारे डिस्क्लोज करने के लिए डायरेक्शन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। एसबीआई में भी वो डायरेक्शन दिया है कि वो इलेक्शन कमीशन को सबमिट करे पूरी रिपोर्ट, और वो इलेक्शन कमीशन को भी डायरेक्शन दिया है कि विद इन अ वीक वो सारे नेम डिस्क्लोज करे। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। जिस तरीके से ऑफ द रिकॉर्ड चंदा लिया जा रहा था, वो कहीं ना कहीं अब आज उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी कि जिससे चंदा लिया गया है क्या उनके फेवर में पॉलिसियां भी बनाई गई हैं। तो ये कहीं ना कहीं जनता को ये जानने का अधिकार है और ये डेमोक्रेसी के लिए एक हिस्टोरिकल स्टेप है और एक ऐतिहासिक कदम है। कांग्रेस नेता और याचिकाकर्ताओं में शामिल जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई। मैं इसको अपनी जीत के रूप में देखती हूँ कि आज हमने उस मुकाम को हासिल कर लिया जिसके लिए हम काफी टाइम से लड़ रहे थे। मैं चाह रही थी जब ये स्कीम आई थी तभी से ये जो है असंवैधानिक थी और कोर्ट ने भी उस बात को माना और मैं बहुत खुश हूँ कि आज ये स्कीम रद्द हुई है। डेफिनेटली राइट टू इन्फॉर्मेशन जो हमारा एक्ट है वो हमें अधिकार देता है कि हर 1 रुपए भी जो डोनेट हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है, और अगर वो डिस्क्लोज नहीं होता है तो निश्चित रूप से ये उल्लंघन है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आशंका जताई कि केंद्र सरकार इस फैसले को बदलने के लिए अध्यादेश ला सकती है। There was always a suspicion of a quid pro quo between those who are funding a political party and getting something out of that political party, in particular when that political party is the ruling party, in this case the BJP. And we are not surprised that 95% of all electoral bonds have been taken away by the BJP. So now we demand that the SBI must disclose every detail of all those who funded political parties. It should be made public. And our fear is that the government may come up with another ordinance now. एनसीपी के राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी को पूरी तरह पालन करना होगा। देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा जे काही निकाल असेल ते सगळ्यांना मान्य करावं लागते आणि त्यामुळे मला त्याच्यावर काही बोलायचं नाही आहे। जे काही पूर्वीची जे प्रथा होती बॉन्ड्सची ते पण एक कायद्याद्वारेच केली गेली होती। आता त्याच्यात काय बदल करायचे असेल तर आता येणाऱ्या काळामध्ये संशोधन होईल। स्कीम के नियमों के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड को देश का कोई भी नागरिक, कंपनी या संस्था खरीद सकती है। कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान बताए बिना अकेले या दूसरे लोगों के साथ मिलकर चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का विरोध करने वालों का मानना था कि इससे चुनावी चंदे में पारदर्शिता खत्म हुई और सत्तारूढ़ दलों को फायदा पहुंचा है। दिल्ली में रोहिणी के सेक्टर 11 स्थित
छा पब्लिक स्कूल में शुरू हुई नेशनल थ्रो बॉल चैंपियनशिप का खिताबी मुकाबला रविवार को दिल्ली और मध्य प्रदेश की टीमों के बीच खेला गया, जिसमें दिल्ली की टीम विजय रही। ये 45वां थ्रोबॉल नेशनल चैंपियनशिप जो कि रोहनी में आयोजित हुआ सेक्टर 11 तितिक्षा पब्लिक स्कूल में, और आज समापन था। आज दिल्ली की मैन और वुमेन टीम फर्स्ट आई है। ये बड़ी खुशी की बात है कि दिल्ली में आज जो थ्रोबॉल चैंपियनशिप हुआ उसमें हमारे श्री विजेंद्र गुप्ता जी मुख्य अतिथि के रूप में रहे और बच्चों को प्राइज वितरण किया गया, मेडल वितरण किए गए और सभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को भी हमने सभी को मोमेंटो और मेडल सभी को दिए हैं और बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट हमारा। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर नागौर से है, जहां थावला के राजकीय उच्च माध्यमिक विश्वविद्यालय के खेल के मैदान में सरकारी व निजी विद्यालय के विद्यार्थियों ने सामूहिक सूर्य नमस्कार किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य हरिकृष्ण सहराय ने बताया कि मुख्यमंत्री राजस्थान व शिक्षा निदेशालय के निर्देश पर सूर्य सप्तमी के अवसर पर आज विद्यालय में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया, जिसमें थावला सरपंच प्रतिनिधि कैलाश चंद कुमावत व निजी विद्यालयों के प्रधान कार्यों ने शिरकत की। सामूहिक सूर्य नमस्कार में निजी, स्थानीय विद्यालय व सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों ने भाग लिया। क्या कहेंगे? आज सभी को सर्वप्रथम सादर वंदन नमन। आज का दिवस हम सभी के लिए सौभाग्यशाली दिवस रहा। सूर्य नमस्कार, सूर्य जो अखंड ज्योति के, अखंड दैदीप्यमान ऊर्जा के स्रोत हैं, आज हम पूरे थावला ग्राम पंचायत के सभी राजकीय और निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों, शिक्षकों, समाज के सभ्रांत नागरिकों के साथ हम सभी ने आज यहाँ पर सूर्य नमस्कार किया, सूर्य भगवान देवता को नमन किया। तो हम यही आशा और विश्वास रखते हैं कि सूर्य की तरह ही हम अखंड ज्योतिर्मय बने, चेतना और जागृति के साथ आगे बढ़ें और बच्चे इस भावना को अपने तन मन में समेटे हुए सदैव सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अजमेर नगर निगम के नाम से जानी जाने वाली लाल बिल्डिंग में बिना नोट की गड्डी और मिठाई के डब्बों के बिना कोई काम नहीं होता। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात कह रहे हैं खुद अजमेर नगर निगम के वार्ड 33 के निर्दलीय पार्षद जावेद खान। नगर निगम के साधारण सभा में पार्षदों की मांग पर पट्टे जारी नहीं होने से नाराज वार्ड 33 के निर्दलीय पार्षद जावेद खान ने नगर निगम के अधिकारियों पर मिठाई के डब्बे और नोट की गड्डी ले जाने वालों पर पट्टे बनाने का आरोप लगाया। अधिकारियों से पूछना चाह रहा था, मिठाई के डब्बे से पट्टा मिलेगा या नोटों की गड्डियों से पट्टा मिलेगा? फिर क्या बोला? उसके बाद में महापौर के और हमारे बहस हुई। महापौर ने बोला चुप रहो, मैं कि मैडम जो अधिकार है हमारे को। मैं वार्ड 33 से पार्षद निर्दलीय जावेद खान। मैं 2022 अशोक गहलोत की जो योजना चल रही थी कच्ची बस्ती में पट्टे देने की, उससे मैंने मेरी वार्ड की फाइलें लगाई कुछ कच्ची बस्ती की। उसमें पट्टे जो व्यक्ति मिठाई का डब्बा और अपने जैसे गांधी जी बोलते हैं नोटों की गड्डी वो दे रहे हैं, उनको पट्टा मिल रहा है, और जो बिल्कुल गरीब आदमी है उनके पास व्यवस्था नहीं, उनका पट्टा निरस्त किया जा रहा है। ये अधिकारियों से नीचे जो जयन बाबू और तहसीलदार है उनको अगर ये व्यवस्था नहीं पहुंचेगी तो पट्टे निरस्त होंगे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर छत्तीसगढ़ की ओर रुख करते हैं। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन सरायकेला खरसवा में गहमरिया प्रखंड स्थित अपने पैतृक गांव चिलिंगोड़ा में लोगों
परेशानी सुनी, त्वरित और यथोचित निराकरण का भी भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है। हमारी सरकार का हमेशा से प्रयास रहा कि जनता की परेशानियों का निदान कर सके। मुख्यमंत्री चिंपाई सोरेन ने सरायकेला खरसा जिला के गम्हरिया प्रखंड स्थित अपने पैतृक गांव जिलिंगोड़ा में मुलाकात करने आए लोगों से यह कहा। इस मौके पर लोगों ने अपनी समस्याओं और परेशानियों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। पांखुड़ सदर के कोलाजोड़ा स्थित कोलाजोड़ा गांव के आदिवासियों ने कोल लिंक रोड पर कोयला वहन को पूरी तरह चक्का जाम कर दिया। साथ ही साथ कोल कंपनी का एक गाड़ी को भी तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया। कोलाजोड़ पंचायत में पंचायत समिति के सदस्य विजय किस्कू ने बताया कि कोल कंपनी द्वारा निरंतर कोल लिंक रोड पर कोयला वाहन से ढुलाई की जा रही है, जिसमें यहाँ के आदिवासियों को धुलकन का सामना करना पड़ रहा है तथा कोल लिंक रोड के किनारे स्थित आदिवासियों का जमीन पर कोयला के धुलकन जम जाने के कारण यहाँ पर भी किसी प्रकार का अनाज उपजाऊ नहीं हो पाता तथा कोल कंपनी की तरफ से ग्रामीणों के सुरक्षित के लिए जो भी सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। साथ ही साथ कंपनी के स्टाफ द्वारा ग्रामीणों के साथ हमेशा मारपीट की जाती है। इसके पूर्व भी हम लोग कोल कंपनी ध्यान आकृष्ट करवाएं पर किसी प्रकार का कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। स्थानीय प्रशासन ने किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिल रहा। रोड में सारा आदमी जनता है, तो हम लोग का जो मांग है, यहाँ बाएं पास रोड जो बना है, यहाँ पर कोई ग्रामीण या कोई कंपनी से कोई सुरक्षा, यहाँ कोई रोड को सुरक्षा करने के लिए आदमी नहीं रखा गया है। इसके बाद डीवीएल का जो स्टाफ से हम लोग का गांव वाला से मारपीट होते रहता है, तो हम लोग का यहाँ का आदिवासी मूलवासी है, हम लोग जाएंगे कहाँ? हम ही लोग के साथ इस तरह सौतेले व्यवहार करेगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ? इसके लिए हम लोग जाम किए हैं। यार रुकते छोटे से ब्रेक के उस पार देखिए खबरें छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर सुकमा से है। छत्तीसगढ़ शासन की नक्सलवाद उन्मूलन नीति और सुकमा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे पूना नारकोम अभियान से प्रभावित होकर 2 लाख के इनामी समेत 2 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। दोनों नक्सली किस्टाराम इलाके के सक्रिय रूप से काम कर रहे थे। ये जिले में घटित कई बड़ी नक्सली घटनाओं में शामिल थे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नक्सलियों के अमानवीय आधारहीन विचारधारा व उनके शोषण अत्याचार से तंग आकर गुरुवार को नक्सली संगठन में सक्रिय 2 लाख का इनामी प्लाटून नंबर 4 सेक्शन कमांडर दिनेश उर्फ जोगा कार्गो और आरपीसी जनता ना सरकार उपाध्यक्ष मांडवी हुंगा ने नक्सल ऑपरेशन कार्यालय सुकमा में सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों को शासन ने छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति के तहत सहायता राशि व अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। सरगुजा जिले के मैनपाट जनपद के ग्राम सपनादर में ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव द्वारा भारी भ्रष्टाचार देखने को मिला है। दरअसल को लेकर ग्राम पंचायत में भ्रष्ट स्कूल में अव्यवस्था, मूलभूत सुविधाओं के नाम पर भ्रष्टाचार। ग्राम पंचायत में भ्रष्ट स्कूल में अव्यवस्था। सपनादर प्राइमरी स्कूल ठीक है, अब मेरे संज्ञान में आया है। मैं उसे जो है अभी जाकर देखता हूं कि वहाँ स्थिति क्या है और बच्चे जो है एकदम बिल्कुल निर्भीक होकर पढ़ें, ये हमारी मंशा है। और यदि शौचालय जर्जर है तो उसके निर्माण के लिए अपन प्रयास करेंगे। इस संबंध में भी थोड़े दिन पहले मीडिया के माध्यम से एक सूचना हमको मिली थी कि ग्रामीण जनों ने जाके कलेक्ट्रेट में शिकायत किया था इसके बारे में। तो वहाँ पे ये शिकायत आई थी कि ऑन पेपर ओवर कंप्लीट किया गया लेकिन फील्ड पे नहीं है करके। उसके संबंध में भी जांच कराएंगे और इसके बाद से अगर
ऐसा सच में हुआ है कि कागजों में कार्रवाई की गई है और फील्ड पे काम नहीं है, तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये यहाँ पढ़ाई का तो ठीक ठाक चल रहा है, पढ़ाई बेहतर है, लेकिन शौचालय की व्यवस्था नहीं है। और यहाँ प्राथमिक शाला है, माध्यमिक शाला है, आंगनबाड़ी है और पंचायत भवन है। 4 सरकारी भवन है, लेकिन शौचालय एक में भी नहीं है। और गेट देखिए, प्राथमिक स्कूल का भी सेम वही है। शक्ति जिले के थाना डबरा क्षेत्र के ग्राम तेंदुमणि नायक कटाड़ा में ग्राम बासीन विजय जाटवर की दुकान पर किराए में लेकर मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग का काम करता है। 14 फरवरी 2024 को जवाहर नगर का छोटा भाई नागेंद्र सारस्वत मुझे किराया नहीं देते हो, मेरे बड़े भाई को देते हो कहकर हाथ में तलवार और पानी की बोतल में पेट्रोल व जेब में माचिस लेकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए स्टोर रूम में रखे सामान में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर थाना डबरा में आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई कर आरोपी के विरुद्ध मामला कायम कर जांच शुरू कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक दुकान को जलाने वाला आरोपी गिरफ्तार। ये वो तलवार है जिसका उस घटना में उपयोग किया गया। तलवार लहराकर डराने और धमकाने का मामला दर्ज किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान को जलाने वाला आरोपी गिरफ्तार। बड़े भाई को किराया दिया जाता था, इस वजह से वो था नाराज। दुकानदार पर ये तस्वीरें हैं जहां पर वो तलवार लेकर दुकान के अंदर घुसता है, पानी के बोतल में पेट्रोल लेके जाता है और रखे सामान पर आग लगा देता है। ये वो तलवार है जो उस घटनाक्रम में इस्तेमाल में लाई गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान को जलाने वाला आरोपी गिरफ्तार। बासिंग का रहने वाला विजय जाटवार है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल वगैरह बनाने का काम करता है। वो किराए की दुकान में तेंदुमणि की दुकान खोला हुआ है। वहाँ का रहने वाला नागेंद्र सारस्वत, वो जो है किराए के पैसे की बात कर रहा था, क्योंकि मकान उसका नहीं है, लेकिन फिर वो रहा पैसा दिएगा। इनके द्वारा मना किया गया, इनके साथ गाली गलौज किया गया, तलवार निकाल के डराने लगा। साथ ही इनके जो पुराने बनाने आते हैं उनमें वो आग लगा दी उनके द्वारा। तो उनके खिलाफ जो आम से कार्रवाई, आगजनी की कार्रवाई करके उनको रिमांड न्यायालय प्रस्तुत किया गया है। खबर सरगुजा से है, जहां स्कूल परिसर में आयोजित वार्षिक उत्सव के दौरान मधुमक्खियों ने छात्र छात्राओं पर हमला कर दिया, जिसमें करीब 14 छात्र छात्राएं घायल हो गए। स्कूल परिसर में आयोजित वार्षिकोत्सव के दौरान ये घटना हुई। मधुमक्खी के हमले से स्कूल परिसर में मची अफरा तफरी। मणिपुर प्राथमिक पाठशाला स्कूल का मामला। सभी घायल बच्चों को तत्काल ऑटो की सहायता से लाया गया अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय। बच्चों का इलाज जारी। मणिपुर के हैं, प्राथमिक शाला माध्यमिक शाला मणिपुर के विद्यार्थी हैं। वहाँ वार्षिक उत्सव चल रहा था। प्रोग्राम देखने के बाद में बच्चों को खाना खिलाने लिए थे। कुछ बच्चे प्रोग्राम भी देख रहे थे और कुछ बच्चे खाना खा रहे थे। उसी समय मधुमक्खी अचानक हमला कर दिया और बच्चों में भगदड़ मच गई। कुछ बच्चों को जो ज्यादा काटा था उनको हम लोग यहाँ हॉस्पिटल में ले आए हैं। कितने बच्चे होंगे? अभी 13-14 बच्चे हैं। क्या है? अभी तो सामान्य है। खबर भिलाई से है। फरीदनगर लाल मैदान में लंबे समय से अवैध रूप से रेती, गिट्टी और मोरंग का भंडारण किया जा रहा था, जिस पर संगठित पत्रकार संघ द्वारा शिकायत की गई। शिकायत के आधार पर खनिज विभाग की टीम ने दबिश देकर भंडारण कर रहे रेत और गिट्टी को जब्त कर पालिका निगम के अधिकारी के समक्ष पंचनामा तैयार किया। जानकारी के मुताबिक भंडारण सूरज जकड़े नामक व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा था। विभाग ने 2 दिन के अंदर भंडारण कर रहे रेती के संपूर्ण दस्तावेज पेश करने को कहा है। भंडारण की वजह से भारी वाहनों का आवाजाही तेज हो चली थी, जिसके आसपास के लोगों को धूल और दुर्घटनाएं जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लखनऊ से है। टीवी शो के कलाकार विभव राय और निकिया हाजी आज लखनऊ दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने अपने
हाल ही में लॉन्च हुए शो शैतानी रश्मे का प्रमोशन भी किया। स्टार भारत में लॉन्च हुए टीवी शो को शैतानी रश्मे में थ्रिलिंग कहानी को लेकर कलाकार विभव रॉय और नकिया हाजी ने अपनी अपनी बातें साझा की। शो में पीयूष और निक्की का किरदार निभा रहे कलाकारों ने बताया कि ये शो सोमवार से शनिवार रात 10 बजे स्टार भारत पर आता है, जिसके निर्देशक निखिल सिन्हा है। निखिल और उन्होंने ये बताया कि निक्की का किरदार निभा रहे नकिया हाजी ने बताया कि ये इनका पहला शो है और पीयूष के साथ वो पूरनगढ़ के एक महल में उनसे शादी कर आई हैं, जहां उनकी शैतानी रस्मों को पूरा करना पड़ता है। ऐसे में मौजूद पीयूष का किरदार निभा रहे विभव रॉय ने बताया कि पूरनगढ़ का सीन मुंबई के एक सेट में दर्शाया गया है, जहां शैतानी ताकतों का थ्रिलर सीन नए वीएफएक्स के साथ सुंदरता से दिखाया गया है। सीरियल तो कहने को बहुत कुछ कह रहा है, पर सबसे बड़ी बात है मनोरंजन दे रहा है। बहुत ही ज़्यादा सारे फ्लेवर्स हैं, बहुत सारे भाव हैं, उन सबका एक मिश्रण है। एंड जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हमारे सर हैं उन्होंने एक नए जॉनर का इजाद किया, वो कहते हैं इस जॉनर का नाम है इंट्रीग। तो सिर्फ रोमांस, थ्रिलर, मिस्ट्री, उसमें आप इसको ब्लॉक नहीं कर सकते। हर चीज़ की एक नवरत्न कोरमा है, एक थाली है। तो इंट्रीग ये है कि अगर आप एक एपिसोड देखेंगे तो खून आपके मुंह लग जाएगा और फिर आप देखते जाएंगे। तो टीवी का ये पहला शो होगा जो आप लोग बिंज वॉच करेंगे, एटलीस्ट हम ये उम्मीद करते हैं। तो निकी जब कहानी की शुरुआत में वो आती है, वो बहुत ही सिंपल लड़की है, उसको वो गोवा में है, ऑफन होती है, उसको पीयूष से प्यार होता है एंड वो चाहती है कि बस उसकी फैमिली हो। लेकिन आगे जाके फैमिली बहुत निकी को ऐसे नहीं कह सकते कि परेशान करते, लेकिन बहुत निकी को बहुत मुसीबत से फेस करने पड़ते हैं। एंड उसका पूरा जर्नी है जहाँ पे वो पूरी मैच्योर हो जाती है और कैसे उसमें एक दिव्य शक्ति आती है। जैसे कि लाइफ में हम प्रॉब्लम्स में होते हैं एंड इवेंचुअली आप में वो शक्ति आ जाती है उस प्रॉब्लम्स को फेस करने की। प्लीज़ हमारा शो देखिए, आपको जेन्युइनली अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। बिकॉज इसमें सिर्फ एक एलिमेंट नहीं है, इसमें डार्क ह्यूमर है, रोमांस है, हल्का सा हॉरर है, फैमिली ड्रामा है और सारे कैरेक्टर्स बहुत रियल रखे हम लोगों ने, जहाँ पे ब्लैक नहीं है, वाइट नहीं है, ग्रे है। सो अगर आप देखेंगे आप रिलेट कर पाओगे एंड आई एम श्योर यू विल। खबर लखनऊ से है, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजधानी में केंद्र सरकार के खिलाफ संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। बता दें कि केंद्र सरकार की नीतियों से लेकर अपनी पार्टी से सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर राजधानी की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। संजय सिंह को फर्जी जो फंसाया गया है उसके विरोध में हम लोग काम आए थे यहाँ पे विरोध करने। अभी क्या हुआ है? पुलिस ने कितने लोगों को हिरासत में? 5 लोग हैं हम लोग। अच्छा, कुल मिलाकर अभी 5, 6, 7 लोग हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी के अलावा संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में और उत्तर प्रदेश में जो प्रजातंत्र का हनन हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन करने आए थे, लेकिन हम लोग को 5-6 लोगों को ही अरेस्ट कर लिया गया। और कौन से मुद्दे थे? मुद्दे यही हैं, आप देख लीजिए गुंडागर्दी पुलिस प्रशासन की। अभी यहाँ रुकते एक छोटे से हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर फतेहपुर से है, जहां हमारे देश भले ही आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा हो, लेकिन आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां आज तक पक्की सड़क नसीब नहीं हुई। गांव के लोग बताते हैं 1985 में सड़क पे पत्थर डाले गए थे, तब से आज तक निर्माण नहीं हुआ है, जिससे बारिश में हम लोग घरों में कैद होकर रह जाते हैं। ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर सड़क बनवाने की मांग की। गांव से लेकर दिल्ली तक रामराज की कल्पना की जा रही है, परंतु विजयपुर क्षेत्र में आज़ादी के 77 साल बाद भी रायपुर बसरौल में रघुवर का डेरा व पत्रियन डेरा गांव के ग्रामीणों का पक्की सड़क नसीब नहीं हुई। मामले में पीडब्ल्यूडी जेई राम आशीष यादव ने बताया कि मदद अलीपुर से बहियापुर तक RIAS द्वारा सड़क बनवाई जा रही है। बहियापुर से रघुवर का डेरा पतियन
डेरा होते हुए थुरियानी तक पक्की सड़क का प्रस्ताव भेजा गया है। स्वीकृति मिलने के बाद ही निर्माण कार्य कराया जाएगा। किस योजना के तहत सड़क बने? किस योजना के तहत? यूपी के फतेहपुर जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र के शाह कस्बे में गई विद्युत विभाग की टीम के साथ उपभोक्ता ने लाठी डंडों के साथ मारपीट की और जबकर अभद्रता की, जिसके बाद विद्युत कर्मियों ने इस घटना की सूचना पुलिसकर्मियों को दी। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। गाजीपुर थाना क्षेत्र के शाह कस्बे का है, जहां पर जेई अविनाश यादव की अगुवाई में टीम कस्बा निवासी श्याम स्वरूप के घर पर लगभग 4 लाख के बिजली बकायेदारी पर कनेक्शन काटने पहुंची। तभी कनेक्शन धारक श्याम स्वरूप उसके पुत्र राहुल सोनू ने टीम पर हमला बोल दिया और लाइन कर्मी के साथ जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया। वहीं पुलिस ने लाइनमैन अरविंद कुमार की तहरीर पर IPC 303 और 604 अनुसूचित जाति नृशंसता के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए आगे कार्रवाई में जुट गई है। कल हम लोग राजस्व वसूली के दौरान शाह टाउन में विद्युत केंद्र शाह के अंतर्गत चेकिंग कर रहे थे, तो उपभोक्ता श्री श्याम स्वरूप के परिसर में हम लोग जैसे ही पहुँचे, जिनका 3 लाख का बकाया था, तो वो अचानक ही लाइनमैन, हमारा एक अरविंद लाइनमैन है, उसके साथ वो गाली गलौज बदतमीजी बिना किसी बात को सुने, बिना किसी बात को जाने कि हमारे दरवाजे कैसे आ गए, किस तरीके से आ गए, वो झगड़ा करने लगे, मारपीट करने लगे लाइनमैन के साथ। तो तुरंत थाने पे फ़ोन करके इसकी सूचना दी गई और अपराधी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया। सिद्धार्थनगर जिले के इटवा नगर पंचायत कार्यालय में बीजेपी पार्टी के द्वारा विधानसभा मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री सतीश द्विवेदी व पूर्व जिलाध्यक्ष राम कुमार कुंवर ने नेतृत्व में विभिन्न पार्टियों के दर्जन भर नेताओं ने भाजपा पार्टी में सदस्यता ली। इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए पूर्व मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते थे, इसलिए पार्टी ने कहा है कि आज और कल जो भी सपा, बसपा, कांग्रेस व अन्य पार्टियों से भाजपा में आना चाहता है, उनकी पार्टी में स्वागत है। इस दौरान दर्जनों की संख्या में अन्य दलों से आकर भारतीय जनता पार्टी में लोग शामिल हुए। में लोगों की इच्छा थी, लोगों का आग्रह था, वो भाजपा से जुड़ना चाहते थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने आज और कल, आज 2 दिनों में पूरे प्रदेश में पार्टी को कहा है कि स्थानीय स्तर पर, विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम करके जो लोग भी सपा, बसपा, कांग्रेस के अन्य दलों के लोग भाजपा से जुड़ना चाहते हैं, उनका भाजपा में स्वागत किया जाए। वह भी राम जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण, अनुच्छेद 370, 3 तलाक कानून के खात्मे, भारत के विकास, कोविड के मैनेजमेंट, इन सब चीजों से प्रभावित होकर जुड़ रहे हैं। आज हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष और इस लोकसभा के संयोजक आदरणीय राम कुमार कुंवर जी इटवा विधानसभा के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। उनके समक्ष सैकड़ों की संख्या में दूसरे दलों के नेता, कार्यकर्ता भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। हम सब लोग उनका भाजपा परिवार में स्वागत करें। पीलीभीत में जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में सदस्यों के निशाने पर कई विभागों के अधिकारी रहे। सदस्यों ने काम न करने पर शिकायतों का निस्तारण न करने के आरोप लगाते हुए हंगामा किया। इसके साथ ही बैठक से नदारद अधिकारियों पर का निंदा प्रस्ताव भी पारित किया। कई सदस्यों ने तो यह तक आरोप लगाया कि हजारों रुपए की रिश्वत देकर वह काम कर रहे हैं। इसके साथ ही सदस्य के प्रतिनिधि ने कहा कि वह जिला पंचायत सदस्य पद से जल्द त्याग पत्र दे देंगे। इसके अलावा जिला पूर्ति अधिकारी पर प्रतिनिधि मोहम्मद मियां खान ने दिव्यांग का कार्ड काटने और पूरनपुर के पूर्ति निरीक्षक पर कोटे द्वार से मिलकर वसूली का आरोप लगाया। आपका ये कहना है कि आप लोगों द्वारा ये कहा जाता है कि आप घाटमपुर क्षेत्र के ग्राम रायपुर में प्रवीण कुमार उर्फ राजू प्रजापति पुत्र महावीर ने अपनी पत्नी चुन्नी को घर में आग लगाकर जलाने का प्रयास किया। उक्त सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो उक्त युवक की पत्नी घायल अवस्था में मिली, जिसे एम्बुलेंस से CSC घाटमपुर इलाज के लिए भेजा गया था, जहां से उक्त घायल महिला को रात्रि में ही उर्सला हॉस्पिटल कानपुर रेफर कर दिया गया था। उसकी महिला लगभग 85% जल चुकी है, जिसे अग्रिम इलाज हेतु लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।
एफएसएल टीम से मौके का निरीक्षण कराकर पीड़िता का डीडी उर्सला हॉस्पिटल में कराया गया। मौके पर जांच से पारिवारिक कलह के चलते महिला के पति राजू प्रजापति के द्वारा घर में आग जलाकर मारने की नियत से पत्नी को आग में जलाना पाया गया। मथुरा के थाना नौझील क्षेत्र अंतर्गत बारात चढ़त के दौरान अज्ञात बदमाशों ने दूल्हे को गोली मारकर फरार हो गए। वहीं मिली जानकारी के अनुसार अलीगढ़ के थाना पिसवा के गांव दमुआका में कस्बा नौझील में बारात आई थी। बारात चढ़त के दौरान गाड़ी में सवार 5 अज्ञात युवक दूल्हे में को गोली मारकर मौके से फरार हो गए। गोली लगने से दूल्हा गौरव लहूलुहान हो गया। घायल अवस्था में दूल्हे को सीएससी नौझील ले जाया गया। बताया जा रहा है कि गोली दूल्हे की जांग में लग गई है। घटना के बाद दूल्हा पक्ष के लोगों में हड़कंप मच गया। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बुंदेलखंड गौरव महोत्सव कार्यक्रम के दौरान हादसे में 4 की मौत के मामले को सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लिया। एडीजी को निर्देश दिए गए कि मामले में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच कराई जाए। सदर कोतवाली में आतिशबाजी कंपनी के संचालक व व्यवस्थापक समेत 15 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि आतिशबाजी स्थल पर हादसे में 4 लोगों की मौत हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतकों को 5 लाख और घायलों को 50-50 हज़ार रुपए देने की घोषणा की और एडीजी प्रयागराज को पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। दुखद घटना है, इसमें हमारे 4 बच्चों का निधन हो गया है और इस प्रकरण में हमारे डीआईजी साहब चित्रकूट से जिला अधिकारी चित्रकूट और एसपी एडिशनल एसपी सभी लोग मौके पे हैं। हमारी फॉरेंसिक टीम, बीडीएस टीम और ये सभी आ रही हैं। बाकी टीमें जो है जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो सारी टीम्स आ रही हैं ये देखने के लिए किन्हीं कारणों से दुर्घटना हुई। साथ में जो हमारे परिवारीजन हैं जिनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और उस हादसा के संबंध में उनसे भी बात की जा रही है ताकि ये पता चल सके कि वो बच्चे जो है वहाँ पे कब आए, कैसे हुआ और इसके साथ साथ जो है कितने लोग हम मौजूद थे। तो सभी तथ्यों पे ध्यान से तथ्यों को देख के उसके बाद जानकारी एकत्र करके उसके बाद तभी हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और जैसे निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो आप सभी को उससे अवगत कराया जाएगा। फिलहाल देश की बात पे तक देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।